इसी तरह 2 महीने बीत गए। एक दिन युवराज राजसभा से वापस लौटे तो देखा कि अवनी सो रही है। यह देखकर उसने उसकी नाक दबाई और घुटन की वजह से अवनी ने अपनी आंखें खोल ली। युवराज के हाथ हटाने पर गहरी गहरी सांसें ली और उसकी ओर गुस्से से देखकर कहा, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? उसको गुस्से में देखकर युवराज हंसा और कहा, मेरी नकचड़ी बिल्ली कितनी देर तक और सोएगी? अवनी ने बस लंच करके थोड़ा सा ही रेस्ट किया था। यह सुनकर अवनी इतरा कर बोली, इसमें किसकी गलती है जो मुझे पूरी रात सोने नहीं देता? यह सुनकर युवराज ने अपनी मुट्ठी बंद की और अपने होठों पर रखी और अपनी हंसी को छुपाते हुए कहा, मैं क्या करूं? तुम हो ही इतनी प्यारी कि मेरा मन ही नहीं मानता अगर एक बार स्पर्श करके छोड़ दूं। यह सुनकर अवनी ने उसकी तरफ गुस्से भरी नजर से देखा और कहा, राज तुम बहुत बुरे हो। यह देखकर युवराज ने कहा, अच्छा चलो अब गुस्सा मत करो, कल हमें शाही शिकार पर जाना है। और फिर दोनों ने डिनर किया। उसके बाद एक दूसरे के साथ कुछ पल प्यार के बिताने के बाद दोनों सो गए। अगली सुबह सभी शिकार के लिए निकल पड़े। रणवीर मौर्य के साथ राजकुमारी वंदना और उनकी उप राजकुमारी सपना, सम्राट युवराज मौर्य के साथ अवनी और दूसरे घोड़ा गाड़ी में रुवीना, लता और 8 कॉन्कुबाइन, 10 लो कॉन्कुबाइन और सेनापति आयुष राय और मुख्यमंत्री घोड़े पर सवार और 10,000 सिपाही, कुछ खाना बनाने वाले, सभी जरूरी सामान और सारी जरूरत की चीजें एक गाड़ी में रखकर और सभी जरूरत की सामान का ख्याल रखने के लिए सेनापति को उसकी जिम्मेदारी दी और सब शाही शिकार के लिए चल पड़े। अवनी ने सिस्टम से कहा, शाही शिकार में पहला स्थान किसको मिलेगा? सिस्टम ने जवाब दिया, हीरो को। आपने क्यों पूछा होस्ट? अवनी ने कहा, बस यूं ही। फिर अवनी ने युवराज से कहा, राज मैं सोच रही थी इस बार शिकार में जो विजय प्राप्त करेगा उसको उपहार के साथ साथ उसकी महिला पार्टनर को भी उपहार दें तो कैसा होगा? यह सुनकर युवराज ने उसको अपनी बाहों में लेते हुए कहा, जैसा तुम चाहो। फिर अवनी ने कहा, विजेता को क्या मिलेगा मैं निश्चित कर सकती हूँ। उसकी बाहों में अपने शरीर को आरामदायक स्थान में टिका कर सो गई। अगली सुबह वो लोग शाही शिकार स्थान पर पहुंच चुके थे, जहाँ पर सेनापति की देख-रेख में सैनिकों ने पहले से ही टेंट लगा दिए थे। युवराज ने अवनी को उठाया और अपने टेंट की ओर चल दिया। उसने अवनी को बिस्तर पर लिटाकर राशि से उसकी देखभाल करने को कहा। बाहर की सुरक्षा व्यवस्था को देखने चला गया। फिर सभी लोगों ने आराम किया क्योंकि कल से शाही शिकार शुरू होने वाला था। अगले दिन वन के एक कोने में सभा लगी। सम्राट सिंहासन पर, अवनी उनके साथ। उनके दोनों तरफ चेयर रखी हुई थी जिसमें लेफ्ट साइड रुबीना, राइट साइड लता और उनके बगल में राजकुमारी वंदना और सपना बैठी थीं और कुछ मुख्यमंत्री और उनकी पत्नियां बैठी हुई थीं। सभी ने सुबह का भोजन किया, फिर सभी शिकार के लिए निकल गए। दिन ढलने वाला था। सभी अपने शिकार के साथ वापस आए। सबसे ज्यादा शिकार राजकुमार रणवीर ने किए थे। उनके बाद आयुष और मंत्रियों के पुत्रों का स्थान था। सभी ने लौट कर स्नान किया व भोजन किया, फिर अपने टेंट में आराम करने चले गए। इसी तरह 10 दिन के शिकार के बाद सबसे अधिक शिकार राजकुमार रणवीर ने किया। दूसरे स्थान पर आयुष थे। तीसरे स्थान पर प्राइम मिनिस्टर के पुत्र प्रताप ने किया था। जब विजेता घोषित किए गए और उनको पुरस्कार देने का समय था, सम्राट के टेंट में अवनी ने पूछा, राज तुम रणवीर को क्या दोगे? मैं उसे शाही तलवार देने का सोच रहा हूँ। क्यों? अवनी ने जवाब दिया, तो क्या तुम उसकी राजकुमारी को इस बॉक्स का आभूषण, और आयुष ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है तो मेरी दादी के लिए इस बॉक्स के अंदर की गोली और प्राइम मिनिस्टर के पुत्र की माँ के लिए सीनरी भी साथ में दे देना। विचार कर यह पुरस्कार निश्चित किए हैं। पहले विजेता की पत्नी को पुत्र प्राप्ति के लिए विशेष जेड ब्रेसलेट और दूसरे विजेता की दादी को स्वस्थ रहने के लिए विशेष जड़ी बूटी की दवा और तीसरे विजेता की माता के लिए उनके पसंद के कलाकार की प्रसिद्ध पेंटिंग पुरस्कार के रूप में कैसी रहेगी? यह सुनकर युवराज ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया और कहा, जो हुक्म मेरी रानी। इस बात पर अवनी ने उसे हक किया और उसके होठों पर एक लाइट किस करके से बाहर निकल गई। सभी लोगों ने अपना स्थान ग्रहण किया और इत्तिमाद खान ने पुरस्कार लाकर मेज पर रख दिया। फिर विजेता का नाम व पुरस्कार वितरण शुरू किया गया, जो सम्राट स्वयं अपने हाथों से करेंगे। पहला स्थान राजकुमार रणवीर मौर्य का है।
यह सुनकर रणवीर मौर्य आगे बढ़े। सम्राट ने उसे तलवार दी और ज्वेलरी का बॉक्स दिया। यह देखकर उसने सम्राट की तरफ देखा और कहा, 2 पुरस्कार? सम्राट ने कहा, हाँ, आज हम बहुत खुश हैं, इसलिए पुरस्कार विजेता और उसकी प्रिय पत्नी दोनों को दिए जाएंगे। जाओ, अपनी राजकुमारी को भी पुरस्कार दे दो। रणवीर ने अपना सर नीचे किया और कहा, जी महाराज। फिर उसने बॉक्स खोला, उसके अंदर एक ब्रेसलेट। यह देखकर सम्राट ने कहा, यह एक मंत्रित जेड ब्रेसलेट है। कहते हैं जो इसे पहनता है वह 1 साल में खुशखबरी सुनाता है। हमें तुम्हारी खुशखबरी का इंतजार रहेगा। यह सुनकर रणवीर ने ब्रेसलेट निकालकर वंदना के हाथ पर रखा। तभी अवनी ने अपनी शक्ति से उस ब्रेसलेट के सुरक्षा कवच को खोलकर कर्ज को 2 भागों में बांटकर रणवीर और वंदना पर कर दिया और देखा कि रणवीर के सर के ऊपर का सर्कल की साइन अब कम हो गई है और वंदना का सर्कल तो गायब हो गया, पर अपनी शक्तियों का अधिक इस्तेमाल के कारण वह बेहोश हो गई। वो तो सही समय पर राशि ने उसे पकड़ लिया, वरना वह जमीन पर गिर जाती। राशि ने घबराते हुए कहा, महारानी क्या हुआ? यह देखकर सब लोग खड़े हो गए और युवराज भी अवनी के पास भागकर पहुंचा और उसको गोद में उठाकर राजवैद्य को बुलाने का आदेश देकर अपने टेंट की ओर चला गया। सभी लोग उसके पीछे चले गए। तभी आरुष ने सभी लोगों को टेंट के बाहर रहने को कहा और खुद अंदर चला गया। राजवैद्य के आते ही युवराज ने उसे आदेश दिया, देखो महारानी को क्या हुआ है। जी महाराज, राजवैद्य ने कहा और अवनी की पल्स चेक करने लगा। अवनी की पल्स चेक करने के बाद राजवैद्य ने दोबारा उसको चेक किया और 10 मिनट तक कुछ भी नहीं बोला। यह देखकर सम्राट और भी घबरा गया और बोला, क्या हुआ है? सम्राट, मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ, राजवैद्य ने कहा। राजवैद्य जानता था कि सम्राट कभी पिता नहीं बन सकते। यदि उन्हें पता चलेगा उनके साथ धोखा हुआ है तो पता नहीं वह क्या करेंगे। यह सुनकर युवराज ने आदेश दिया, सभी लोग बाहर जाएं और आरुष, तुम इतिमाद खान से पुरस्कार को बांटने को कहो। सभी लोग को बताओ ज्यादा तनाव के कारण अवनी बेहोश हो गई है। कोई चिंता की बात नहीं है, सभी वापस अपने स्थान पर जाएं। हम शाम के जश्न में मिलते हैं। वहाँ जितनी भी दासियां थीं वो सब बाहर चली गईं और आरुष भी उनके साथ चला गया। उनके जाने के बाद युवराज ने फिर से कहा, तुम मुझे अवनी की हालत के बारे में सही सही बताओ। उसके स्वर में एक गंभीरता थी। सम्राट, रानी जी 2 माह 4 सप्ताह की गर्भवती हैं। यह सुनकर एक पल के लिए युवराज अपने स्थान पर जम गया, फिर वह प्रसन्न हुआ। अंत में उसने पूछा, फिर वो बेहोश क्यों है? क्या उसका स्वास्थ्य ठीक है? क्या यह गर्भ उसके स्वास्थ्य को कोई हानि तो नहीं पहुँचाएगा? यह सुनकर राजवैद्य ने कहा, रानी जी बस कुछ कमजोर हैं, उनका विशेष ख्याल रखने की जरूरत है, तो यह गर्भ अवस्था उनके लिए सही रहेगी। उनके गर्भ में पलने वाला शिशु स्वस्थ है, बस उन्हें अपने खान पान का ख्याल रखने की जरूरत है। परंतु राजवैद्य थोड़ा सा संकोच में था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, युवराज ने उसको रोका और कहा, मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहते हो, पर अवनी के पेट में पलने वाला बच्चा मेरा है। इसके लिए मुझे किसी सबूत की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि वह मेरा और महारानी का बच्चा है और मौर्य वंश का उत्तराधिकारी। युवराज ने कठोर शब्दों में कहा, अवनी के गर्भवती की सूचना किसी को भी अभी पता न चले, इसका खास ख्याल रखना। यह सुनकर राजवैद्य ने कहा, जी हाँ। फिर वो वहाँ से चला गया। 1 घंटे बाद अवनी को होश आया। उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि उसके सामने युवराज बैठा हुआ है, जो कि बहुत प्रसन्न लग रहा है। अवनी ने पूछा, राज क्या हुआ? तो युवराज ने उसकी बैली पर हाथ रखा और कहा, महारानी, यहाँ हमारे प्यार की निशानी रह रही है। यह सुनकर अवनी ने कहा, क्या? इससे पहले कि अवनी कुछ और कह पाती, तभी उसके मन में टम ने कहा, जो कि बहुत एक्साइटेड था, होश, आप माँ बनने वाली हैं, आपके अंदर 2 लिटिल बेबी हैं। यह सुनकर अवनी ने अपनी शक्तियों से अपना परीक्षण किया और जैसे ही उसकी शक्तियाँ बहकर उसके पेट की तरफ गईं, तो उन्हें वहाँ पर 2 डॉट दिखे, जो अभी एक बीज आकार के थे और उसकी शक्ति को महसूस करते हुए वो बीज उसकी तरफ बढ़ने लगे और देखते ही देखते उन बीजों ने उसकी शक्ति को अवशोषित कर लिया और उसकी शक्ति उन बीजों में समा गई। यह देखकर वह हैरान रह गई। उसके हैरानी भरे एक्सप्रेशन देखकर युवराज ने उसे बैली पर किस किया, फिर उसके माथे पर, और कहा, तुम अब बस आराम करो, मैं बाहर सब इंतजाम कर देता हूँ, फिर हम जल्दी राजमहल वापस चलेंगे। गुप्त रक्षक की मदद से वह राजमहल के लिए वापस निकल गया और रात के जश्न में युवराज की जगह अभिराज गया और रुवीना की नशीली दवाई का
का शिकार हुआ और उसके साथ एक रोमांटिक रात बिताई। और अगली सुबह जब उसे रुबीना की चाल समझ आई तो बिना कुछ कहे वहाँ से वापस युवराज के टेंट पे चला गया। सभी राजमहल को लौटने के लिए निकल पड़े। अगले दिन राजमहल पहुंचकर अभिराज ने पूरी घटना के बारे में युवराज को बताया और कहा, मैंने सारे सबूत और गवाह इकट्ठे कर लिए हैं, बस तुम्हारे हमले का इंतजार है ताकि मैं फिर अपने परिवार के पास वापस जा सकूं। अभिराज की आवाज में एक फिक्र थी। यह सुनकर युवराज ने कहा, ठीक है, तुम एक माह राजसभा संभालो, मैं इतने समय में हमारा बदला पूरा करूंगा, फिर तुम जहां जाना चाहो वहां जा सकते हो। और युवराज राजमहल से चला गया। अगली शाम जब सब कार्य करके अभिराज युवराज के शयन स्थान पर पहुंचा तो अवनी को वहां देखकर चौंक गया। फिर उसे याद आया कि युवराज और अवनी तो एक ही जगह पर रहते हैं। यह सोचता हुआ वह अवनी की तरफ बढ़ा। तभी अवनी ने कहा, तुम कौन हो? उसका यह प्रश्न सुनकर अभिराज हैरान हो गया। अवनी, मैं तुम्हारा राज हूँ। क्या हुआ, तुम मुझसे नाराज हो? अभिराज ने शांत स्वर में कहा और उसका हाथ पकड़ने के लिए हाथ उठाया। तभी अवनी ने स्पेस से एक चाकू निकाला और उसके हाथ की ओर इशारा किया। अगर यह हाथ सही सलामत चाहते हो तो दूर ही रहो। अवनी की धमकी सुनकर अभिराज ने अपना हाथ वापस कर लिया और वहाँ से बाहर निकल गया। बाहर जाकर उसने इतिमाद खान से कहा, मेरी मर्जी के बिना ना कोई इस कक्ष में आए, ना कोई यहाँ से बाहर जाए, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। और वहाँ से चला गया। यह खबर पूरे महल में फैल गई। अवनी और सम्राट के बीच किसी बात को लेकर मतभेद हुआ है और उस बात के कारण सम्राट का प्यार उसके लिए कम हो गया, जिससे सम्राट ने उसे कैद करने का हुक्म दिया है। अब वो पल दूर नहीं जब उसकी कीमत कम हो जाएगी, और वो पल दूर नहीं जब उसको रानी के पद से निष्कासित कर दिया जाएगा। इस खबर को सुनकर बाकी सभी रानियां बहुत प्रसन्न हुई।